नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस वीडियो सीरीज में। देखिए, पिछली क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की जो कहानी है, मतलब कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको अपन ने स्टार्ट किया था। समझने की कोशिश की थी कि इंडिया में कॉलोनियल रूल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट कंपनी रूल और दूसरा ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी रूल को अपन ने 1773 से 1858 के बीच में कई सारे कानून बने थे, उनमें अपन ने समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। फर्स्ट हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज जो हमें पढ़ना है वो है अमेंडिंग एक्ट 1781। तो बात करते हैं इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी, इस कानून में कौन कौन से जो प्रोविजंस थे। सबसे पहला देखिए आप, अमेंडिंग का मतलब होता है सुधार करना, कुछ चेंज करना। इसका जो पर्पस था वो पर्पस क्या था कि यू कैन से to address the shortcomings of regulating act 1773। समझिए आप, इस अमेंडिंग एक्ट 1781 का जो पर्पस था, एम था, वो क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो शॉर्टकमिंग्स हैं या फिर उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। और ये सारे एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे, जिसका मेन पर्पस था। और इस एक्ट को और क्या बोलते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपन अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में देखिए आप, फीचर्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हाँ, फर्स्ट फीचर नंबर 1, देखिए यहां पे अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, और कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी अपन इसको ध्यान में रखेंगे। यहां ध्यान में रखने वाली बात फीचर फर्स्ट में ये रहेगी कि एक तो है, देखिए, गवर्नर जनरल, दूसरा उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल, और तीसरा अपन इसमें बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, तो फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों को क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन से इनको बाहर कर दिया। किसके ज्यूरिसडिक्शन से? सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। तो आप यहां लिख सकते हो exempted from the jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। अब यहां समझने वाली बात यह है कि देखिए, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल या फिर कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, सर्वेंट्स हैं, वो कोई भी अपना ऑफिशियल एक्शन या फिर अपना कोई भी ऑफिस का काम होता है या फिर उनकी कोई ड्यूटी होती है, तो उनके ऑफिशियल एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। मीन्स अब ये हुआ कि उनके किसी ऑफिशियल एक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप इसको एक शॉर्ट वर्ड में समझ सकते हैं, एरिया ऑफ पावर। इसका मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ पावर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एरिया जहां पर किसी पर्सन के पास या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के पास एक अथॉरिटी होती है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की, एक सीमा होती है कि हाँ, इस सीमा तक, इस क्षेत्र तक मुझे मेरी पावर को एक्सरसाइज करने की ताकत है। तो उस सीमा को, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ पावर को ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर है, ध्यान में रखिएगा। अगर अपन आगे बढ़े, नंबर 2, देखिए सेकंड फीचर में आप इसमें ध्यान में रखिएगा कि रेवेन्यू एंड
द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू और रेवेन्यू को कलेक्ट करते समय जो भी मामले सामने आते हैं, रेवेन्यू से जुड़े हुए सब जो मामले हैं, उन सभी मामलों को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। तो यू कैन से एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम, वापस वही बात, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर से आपको समझाता हूं मैं इसमें। देखिए, राजस्व मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू से जुड़े जो भी मामले हैं प्लस रेवेन्यू को कलेक्ट करते समय जो भी मामले सामने आते हैं, उन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। ये हमारा सेकंड फीचर है। इसके बाद नंबर 3 पे अगर अपन बात करें तो देखिए, कलकत्ता के अंदर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अधीन कर दिया था। ये अपना नंबर 3 फीचर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड एक्सटेंड टू all the inhabitants, all the inhabitants, inhabitants का मतलब क्या होता है? वहां की जनता, वहां के लोग। सो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करेगा टू ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन यहां पर क्या आ जाता है? कलकत्ता की सारी जनता आ जाती है। मीन्स कोई भी मुकदमा होगा, कोई वाद होगा, तो प्रतिवादी या फिर डिफेंडेंट सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, वहां सुनवाई होगी। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से, तो मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ, तो देखिए, इसमें आप यहां पर एक व्यवस्था की गई कि साहब सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉज के जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए व्यवस्था करेगा। तो आप ये कह सकते हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट would administer the personal laws of the defendants। डिफेंडेंट्स का आप क्या बोल सकते हैं? प्रतिवादी बोल सकते हैं। और अब यहां पर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, तो वो पॉइंट अपन यहां मेंशन कर सकते हैं। देखिए, यहीं पर मैं लिख देता हूं इसको, नंबर 1, नंबर 2। जब अपन बात कर रहे हैं पर्सनल लॉज की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? पर्सनल लॉज की। तो किसके पर्सनल लॉज? हिंदुओं के पर्सनल लॉज, मुस्लिमों के पर्सनल लॉज। तो है क्या कि हिंदुओं के जो भी मामले होते हैं उनको हिंदुओं के पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। इसी तरह से मुस्लिमों के जो मामले होते हैं उनको मुस्लिमों के पर्सनल लॉज के हिसाब से या फिर मोहम्मदन लॉज के हिसाब से उनको तय किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट यहां पे क्या होगा? हिंदूज वर टू बी ट्राइड बाय या फिर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज, और एक और इसमें अपन ध्यान में रखेंगे, वो क्या है? मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड बाय मोहम्मदन लॉज, मोहम्मदन लॉज। बस ये 2 बातें आप इसमें ध्यान में रखिएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4 फीचर की बात करते हैं अपन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जहां कहीं भी आपको डाउट लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल वहां आप रख सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं।
तो नंबर 4 की बात करते हैं अपन। देखिए, अब जब अपन सुनवाई की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, इसके नीचे क्या आता है? प्रोविंशियल कोर्ट्स। प्रोविंशियल कोर्ट्स। प्रोविंशियल कोर्ट्स का मतलब प्रोविंस के लेवल पर जो कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीन। अब यहां पर एक प्रोविजन इसमें यह किया था इसी एक्ट के अंदर, इस कानून में, कि अगर किसी को प्रोविंशियल कोर्ट से अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। उसको कहां जाना पड़ेगा? वो अपनी अपील को प्रोविंशियल कोर्ट से अगर करना चाहता है हायर लेवल पे तो वो कहां करेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो बात को समझ जाएं आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? नंबर 4 फीचर, कि अगर किसी को भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील करनी है हायर अथॉरिटी में या फिर हायर कोर्ट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं की जा सकती। उस अपील को कहां किया जा सकता है? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहां मैं लिख देता हूं अपील। तो अपील कहां नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। कहां होगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में होगी। तो ये था हमारा नंबर 4 फीचर। इसके बाद अपन बात करें लास्ट फीचर की। तो लास्ट फीचर में यहां पर देखिए एक बात मैं लिखता हूं, इस कानून ने एम्पावर किया था। क्या बोल रहा हूं मैं? दिस एक्ट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल to frame regulations for provincial courts and councils। तो बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। हाँ, क्या देख रहे हैं अपन इसके अंदर? गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या कर सकता है? ये रेगुलेशंस, नियम विनियम, इसको क्या बोलते हैं आप? नियम विनियम, रेगुलेशंस। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह शक्ति दी गई, पावर दिया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए प्लस प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए क्या बना सकता था? नियम विनियम या फिर रेगुलेशंस बना सकता था। ठीक है, तो ये अपने 5 फीचर इस कानून के हो चुके हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपना एक्ट है उस एक्ट को अपन बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। बात करते हैं उसकी डिटेल में। इसके बाद नंबर 3 पे जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा एक्ट है? द पिट्स इंडिया एक्ट। कौन से ईयर में आया था? 1784। तो ये हमारा नेक्स्ट जो कानून है एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो देखिए यहां पर ये इसका नाम कैसे पड़ा वो ये अपन बात कर रहे हैं कि एक नाम आपने सुना होगा, विलियम पिट। विलियम पिट। विलियम पिट ने इस कानून को या फिर इस बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था और इसी वजह से इस कानून का नाम क्या पड़ गया? द पिट्स इंडिया एक्ट। थोड़ी सी विलियम पिट की अगर बात करें अपन, तो विलियम पिट देखिए, पहली बात कि ये लास्ट पीएम थे, लास्ट पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कुछ और बात करते हैं अपन इनके बारे में। ये फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूं। यहां पे देखिए आप, ब्रिटिश आइल्स का नाम तो आपने सुना होगा, वेल्स, यहां पे होता है इंग्लैंड और इसके ऊपर स्कॉटलैंड, और यहां पे क्या था? आयरलैंड। तो इन सबको मिलाकर अपन बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स।
तो देखिए ये इनको बोला जाता था ब्रिटेन, इनको क्या बोलते थे? ब्रिटेन। और नेक्स्ट इनको क्या बोलते थे? तो इनको बोला जाता था ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संधि हुई थी 1707 के अंदर, एक्ट ऑफ यूनियन जिसको बोलते हैं, उसमें ग्रेट ब्रिटेन बना था। और अब ये इसमें एक और बचता है ये वाला, कि जब अपन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड को भी मिला देते हैं तो फिर ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर ग्रेट ब्रिटेन के ये लास्ट पीएम थे। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो कब बना था? 1801 में। ध्यान रखिएगा 1801 में आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फोर्सिबली मिला दिया था। तो 1801 में आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और उसके ये क्या थे? फर्स्ट पीएम। तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी विलियम पिट के बारे में। तो देखिए अब हमें इसमें देखना है इसका पर्पस क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट का पर्पस क्या था? कि मैं लिख देता हूं पहले, टू ब्रिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल under the control of ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इसका पर्पस था। फिर से रिपीट करते हैं अपन, पर्पस क्या था इसका? पिट्स इंडिया एक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल किसके अंडर में आ जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अपन इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में देखिए सबसे पहले नंबर 1, हाँ, तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फीचर्स में देखिए आप बात करते हैं, मैंने पहली चीज यहां पर आप ध्यान में रखो कि इस एक्ट ने क्या किया? डिस्टिंग्विश्ड कर दिया द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इंपॉर्टेंट बात है सब फीचर में। फर्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स होते हैं और डिफरेंट इसके जो फंक्शंस होते हैं उनको अलग अलग कर दिया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए आप समझने वाली क्या आएगी कि यहां लिखते हैं अपन कंपनी, कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके दो तरह के फंक्शंस अभी अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यहां पर अपन लिखते हैं कमर्शियल, दूसरा अपन लिखते हैं पॉलिटिकल। तो दोनों ही तरह के फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। और आप नेक्स्ट इसमें ध्यान में रखना कि कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए या फिर डायरेक्ट करने के लिए यहां पर ऑलरेडी एक बॉडी थी जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो क्या करेगा? ये मैनेज करेगा, मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करेगा। कमर्शियल समझते हैं व्यापार वगैरह करना, चीजों को बेचना, खरीदना, इस तरह की चीजें हैं। सेकंड अपन जो इंपॉर्टेंटली बात करना चाह रहे हैं इसके अंदर कि
पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना, डायरेक्ट करना या फिर सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पर एक अलग से एक नई बॉडी बनाई गई जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिख देता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करेगा, मैनेज करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो अपन लिख देते हैं इसके अंदर। अच्छा, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से, सिविल कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, मिलिट्री गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो अपन इसमें लिखते हैं तो ये क्या करेगा, सुपरवाइजेस and directs, supervise and directs all the civil, military government and revenue functions। और ये सारे फंक्शंस किस में आएंगे, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो कंपनी के अधीन जो भी पोजेशंस हैं, ब्रिटिश पोजेशंस हैं, उनके ऊपर जो भी मामले आते हैं, आपके सिविल का मामला हो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट का मामला हो, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, इन सबको सुपरवाइज और डायरेक्ट करने का काम कौन करेगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर मेंबर्स कितने थे, तो आप बता सकते हैं 6 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि देखिए एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको आप द्वैध शासन बोलते हैं। वो मैं यहां पर नोट के रूप में लिख देता हूं। ये जो सिस्टम था वो क्या था, चलिए इसको अपन थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो ये क्या था आपका, द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, द्वैध शासन, ठीक है। तो द्वैध शासन किससे, कौन से कानून से जुड़ा हुआ है, कौन से एक्ट से जुड़ा हुआ है, क्या बताओगे आप, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से जुड़ा हुआ है, ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन अगर बात करें कि इस एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस था, तो सिग्निफिकेंस के अंदर आप ये बता सकते हैं तो 2 वजह ऐसी हैं जिससे इस एक्ट को खास माना जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को फर्स्ट टाइम क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया, ध्यान में रखिएगा आप। तो दूसरा इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, वो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over the company's affairs and एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहां पर, तो आप ऑब्वियस सी बात है कहां कहेंगे, इंडिया। तो 2 वजह से ये सिग्निफिकेंट है। पहला अपन ने क्या देखा इसमें कि फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज भारत में थी उनको क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया। और फिर दूसरा इसमें आप ध्यान में रखिएगा
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दिया गया, सुप्रीम कंट्रोल दिया गया किसके ऊपर, कंपनी के जो जितने भी अफेयर्स होते हैं कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये दो इसकी सिग्निफिकेंस है, आप इसको ध्यान में रखें। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1786 के अंदर एक और कानून आया था जिसकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और आज के इस वीडियो का लास्ट एक्ट अपन पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर 4, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्ट ऑफ 1786। देखिए इस एक्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, लिख देता हूं मैं, ऑल्सो नोन एज द अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर सबसे पहले अपन पर्पस की बात करते हैं। हाँ, इसका एम क्या था या फिर इसका पर्पस क्या था। देखिए इसका पर्पस क्या था, टू गिव मोर अथॉरिटी टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये इसका पर्पस था। क्या पर्पस था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या देना, और ज्यादा अथॉरिटी देना, और ज्यादा पावर्स देना। तो बात समझते हैं इसमें क्या है। एक फैक्ट आप ध्यान में रखना, मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, तो बात क्या है, 1786 में आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बनते हैं, इनको अपॉइंट किया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, सो वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। लेकिन इन्होंने गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 डिमांड रखी, और 2 डिमांड क्या रखी इन्होंने, डिमांड्स। कितनी डिमांड्स थी, 2। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझें। एक्ट ऑफ 1786 इसलिए आया था क्योंकि बंगाल के नए गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले अपनी 2 डिमांड रखी कि साहब ये अगर डिमांड आप एक्सेप्ट करते हो तो मैं क्या बन जाऊंगा, गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। तो इनकी 2 डिमांड कौन सी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डिमांड ही फीचर्स कह सकते हो इस कानून का। तो फर्स्ट डिमांड इनकी क्या थी, देखिए आप, इनके पास में ही should have power देखिए इंपॉर्टेंट बात है, override the decisions of his council। तो पहली डिमांड इन्होंने क्या की कि जो इनकी काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उस काउंसिल के जो डिसीजंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जो डिसीजंस होते हैं उनको ये ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने का मतलब ये हुआ कि साहब ये जो कहेंगे वही होगा, है ना, आप ये कह सकते हैं इसमें इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस। तो ये तो थी भाई साहब इनकी फर्स्ट डिमांड। अब सेकंड डिमांड मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। हाँ, अपन बात कर रहे हैं डिमांड्स की। तो सेकंड डिमांड क्या थी इनकी कि ही वुड बी कमांडर इन चीफ। तो दूसरी डिमांड इन्होंने क्या रखी कि मैं सेनापति भी रहूंगा, सेनापति बनूंगा।
तो अगर मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए या फिर मैं इस पोस्ट पर रहने के नाते अगर ये भी बन पाया तो मैं ऑब्वियसली गवर्नर जनरल बनने को तैयार हूँ। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ किसको बोलते हैं? जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, आप उनको सेनापति कह सकते हैं, कमांडर इन चीफ। तो ये देश के हो सकते हैं या फिर किसी जोन के हो सकते हैं, रीजन के हो सकते हैं। अब यहां पर तीसरी बात आप और ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात इसमें अपन डिमांड्स की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि दिस एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या नाम था उनका? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, the first effective ruler of British India। तो इस एक्ट ने गवर्नर जनरल जो बंगाल के उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको क्या बना दिया? भारत के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर फर्स्ट इफेक्टिव रूलर बना दिया। तो एक्ट कौन सा था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। इनकी दोनों ही डिमांड को एक्नॉलेज किया ब्रिटिश ने और इन दोनों ही डिमांड को इस कानून में इनकॉर्पोरेट किया, इसमें शामिल किया। इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप फैक्ट्स अगर ध्यान में रखो तो कॉर्नवालिस का नाम, कॉर्नवालिस, इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए थे, और रिफॉर्म्स किस में किए थे इन्होंने? लैंड के मामले में कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, फिर इसके बाद जुडिशरी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। और एक बात आप इसमें और ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? रीऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश आर्मी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और एक और थोड़ा सा इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने 1786 में, और 1786 में ये कब तक रहे थे? तो 1793 तक, या फिर आप 94 तक कह सकते हैं। 1786 से लेकर 1794 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में 3 कानून देख चुके हैं जो कंपनी रूल के दौरान पास हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इन तीनों एक्ट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली फिर से रिवीजन करें तो देखिए, अपन बात करते हैं कि अमेंडिंग एक्ट को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। इसका पर्पस क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का इसका पर्पस था। और फिर इसमें अपन ने फीचर्स पढ़े। फीचर्स के अंदर क्या देखा था अपन ने? इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। तीनों को किसको? गवर्नर जनरल को, उसकी काउंसिल को, और कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं। ये जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज अपनी प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, अपना जो भी एक्शंस, इनका ऑफिशियल एक्शन रहता है, उन सारे कामकाजों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से अलग कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर अपन ने देखा रेवेन्यू, और रेवेन्यू से जुड़े जो भी मामले होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से अलग कर दिया था। फिर इसके बाद अपन इसमें बात कर रहे थे कि कलकत्ता के सारे जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अधीन कर दिए गए। और यहाँ पर सुनवाई की अगर बात करें अपन, तो हिंदुओं के जो मुकदमे होते हैं, मामले होते हैं, उनको हिंदुओं के पर्सनल लॉज के हिसाब से, प्लस मुस्लिमों के जो भी मामले होते हैं उनको मुस्लिमों के पर्सनल लॉज के हिसाब से, जिसको अपन क्या बोल रहे थे? अपन मोहम्मदन लॉज कह रहे थे, इनके हिसाब से इनके मामलों को तय किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अगर प्रोविंशियल कोर्ट से अगर किसी को अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाएगी, वो कहाँ करनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करनी पड़ेगी। इसका जो लास्ट फीचर था नंबर 5, वो ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर किया गया कि वो रेगुलेशंस बनाए। किसके लिए बनाए? तो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बना सकते थे, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, या फिर एडवाइज करने के लिए जो उसकी पावर थी ना गवर्नर की, गवर्नर जनरल की, कौन सी पावर्स? तो आप लेजिस्लेटिव पावर्स कह सकते हैं एंड
एग्जीक्यूटिव पावर्स कह सकते हैं। तो इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के दौरान ये काउंसिल गवर्नर जनरल को हेल्प करती थी, एडवाइस करती थी। जब गवर्नर जनरल कुछ विशेष मामलों में इस तरीके से फंक्शन करता था तो उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल आप कह सकते हैं। तो ये इस काउंसिल को एम्पावर किया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए क्या बना सकते थे, रेगुलेशंस बना सकते थे। इसके बाद अपन ने क्या देखा, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, तो आप कह सकते हैं विलियम पिट जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसको भी हमने समझा था, ठीक है, मतलब कि वेल्स और इंग्लैंड को आप ब्रिटेन कह सकते हैं। फिर अगर स्कॉटलैंड को भी मिला दें तो इसको अपन ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इसमें अगर आयरलैंड को भी मिला दें तो अपन क्या बोलते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। 1707 में आपका स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों मिल गए थे, और 1801 में आपका आयरलैंड भी इनके साथ में मिल गया था फोर्सफुली। तो हमने क्या देखा कि ये लास्ट पीएम थे किसके, ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है, और फर्स्ट पीएम कहाँ के थे, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। साथ साथ में आप इसमें एक और फैक्ट अगर ध्यान में रखना चाहो तो इनको एक नाम से और जानते हैं, पिट द यंगर। तो ये नाम भी इनका फेमस है, पिट द यंगर। पर्पस की बात करें इसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल किसके कंट्रोल में करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में करना था, ये इसका पर्पस था। फीचर्स में अपन बात कर रहे थे इसके अंदर कि कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स होते हैं इनको डिस्टिंग्विश किया गया, अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स जैसे कि सिविल, मिलिट्री या फिर रेवेन्यू के जो मामले होते हैं, इन मामलों को सुपरवाइज करने का काम या फिर डायरेक्ट करने का काम एक नई बॉडी करेगी जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में पहली बार क्या शुरू हुआ, द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसको अपन बोलते हैं द्वैत शासन। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो हमने सिग्निफिकेंस की बात की थी इसके अंदर कि पिट्स इंडिया एक्ट का दो तरीके से आप इसके सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको पहली बार क्या कहा गया, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टाइम क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजीशंस। फिर इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां पर सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था, कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल किसके पास में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में था। तो ये इसकी दो सिग्निफिकेंस की बात अपन ने की इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमने एक्ट पढ़ा, एक्ट ऑफ 1786, इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस ये था कि साहब गवर्नर जनरल जो है बंगाल के और लॉर्ड कॉर्नवालिस, विशेष तौर से आप ध्यान में रखें, इनको ज्यादा अथॉरिटी देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसके अंदर देखिए 1786 में हमने बात की कि गवर्नर जनरल जो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बन जाते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और इनकी डिमांड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले इन्होंने दो डिमांड रखी थी। डिमांड में पहली डिमांड क्या थी कि साहब स्पेशल केसेस के अंदर जो काउंसिल के डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस को ये ओवरराइड कर सकें, अधिभावी कर सकें, ऐसी पावर इनके पास में होनी चाहिए। दूसरी डिमांड इन्होंने क्या की कि साहब ये कमांडर इन चीफ भी हों, ठीक है ना, सेनापति भी हों। तो इन दोनों ही डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया और इस एक्ट को पास कर दिया, ये ध्यान में रखना। तो एक अलग से आप इसमें नोट अगर ध्यान में रखो तो क्या ध्यान में रखोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहां पर क्या बना दिया गया था, फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे। तो उस समय किसको बनाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि इनको स्पेशल पावर्स दी गई यहां पर। इनकी डिमांड्स को अपन देख ही चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप। फिर इसके अलावा कॉर्नवालिस के कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता चुका हूं कि 1786 में ये गवर्नर जनरल बने थे और 1793-94 तक ये रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी के मामले में रिफॉर्म्स किए थे। साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी को इन्होंने क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जितने भी आपके मित्र हैं उनको जरूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे वाले जो कानून हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।